आइए बात करते हैं ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने वाली संसद की। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है और इस कानून निर्माण करने वाली संस्था पार्लियामेंट को हिंदी में हम संसद के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है या इसे प्रारंभ में जिस नाम से संबोधित किया गया और जिसकी परंपरा ब्रिटेन में आज भी कायम है, वह शब्द है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट शब्द पहली बार 11वीं शताब्दी में प्रयोग में आया। उस समय इस पार्लियामेंट शब्द को पार्लर के नाम से जानते थे। पार्लियामेंट शब्द पार्लर शब्द से उद्भूत है जब नॉर्मन राजाओं ने फ्रांस में इस शब्द को प्रचलित किया। पार्लर शब्द फ्रांसीसी समाज में जो धर्म के अधिकारी थे या वहां का जो पादरी वर्ग था, वह दोपहर के भोजन के बाद की जो वार्ताएं करता था आपस में, और जिन वार्ताओं के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान का एक प्रयास किया जाता था, इन वार्ताओं को पार्लर नाम से जाना गया। अर्थात पार्लर वे वार्ताएं थीं जिसके माध्यम से फ्रांस का समाज अपने धार्मिक अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान का एक प्रयास करता था। आगे चलकर इसी पार्लर शब्द से पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति हुई। यद्यपि यह पार्लियामेंट शब्द 13वीं शताब्दी के बाद 14वीं और 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में पार्लियामेंट जो आज दिखाई देता है, इसके सूत्र हमें 1215 के मैग्ना कार्टा के बाद से ही दिखाई देने लगते हैं। 1215 में जब राजा जॉन ने, किंग जॉन ने कुलीनों और सामंतों के द्वारा पराजित होने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि अब वह जो भी कानून बनाएगा उसे कुलीनों और सामंतों की सभा के द्वारा स्वीकार किया जाएगा या कुलीनों या सामंतों के द्वारा सुझाए गए परामर्श के अनुसार ही राजा कानून का निर्माण करेगा। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में 1215 के मैग्ना कार्टा के बाद राजा की शक्तियों को सीमित करने का यह प्रथम प्रयास था, जिसके माध्यम से राजा को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि कुलीनों और सामंतों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना उनकी सहमति से कानून का निर्माण किया जाएगा। अब राजा की स्वेच्छाचारिता कानून निर्माण से समाप्त हो गई। अब कुलीनों और सामंतों ने भी कानून निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। यही वह समय है जब कानून निर्माण करने वाली एक व्यापक संस्था, एक ऐसी संस्था जिसका जन आधार हो, जो जनता के द्वारा स्वीकार की गई हो, जिसमें जनता की प्रतिनिधि हो, इसके द्वारा कानून निर्माण करने की परंपरा प्रारंभ होती है। राजा ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वर्ष में कम से कम 2 बार इन कुलीनों और सामंतों की सभा की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक के माध्यम से समय की जरूरतों के हिसाब से कानूनों का निर्माण किया जाएगा। राजा इस बात के लिए भी सहमत हुआ कि वह अपनी स्वेच्छा से कानूनों के निर्माण को बंद कर देगा और जो भी कानून बनाएगा उसके पीछे इस सभा की सहमति और स्वीकृति। 1327 ईस्वी में एडवर्ड तृतीय ब्रिटेन का राजा बना और एडवर्ड तृतीय के नेतृत्व में ब्रिटेन यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करता है। इंग्लैंड पूरे यूरोप में एक दुर्जेय शक्ति बनकर उभरता है। एडवर्ड तृतीय के शासनकाल, जो कि लगभग 50 वर्ष तक चला, इसके अंतिम चरण में एडवर्ड तृतीय ने इन कुलीनों और सामंतों की सभा से परामर्श लेना बंद करके उन लोगों से परामर्श लेना शुरू किया जिसको वह नितांत अपना समझता था, और ये अपने लोग उसके हार्डकोर में थे। उसने उस सभा की उपेक्षा करनी शुरू कर दी
जो 1215 के मैग्ना कार्टा में दिए गए राजा द्वारा वचन के अनुसार बनाई गई थी। एडवर्ड तृतीय ने कुलीनों और सामंतों की सभा से न केवल परामर्श लेना बंद कर दिया, बल्कि उसने इस वचन को भी भंग कर दिया जो कि 1215 के मैग्ना कार्टा के समय दिया गया था कि वर्ष में 2 बार इस सभा की बैठक बुलाई जाएगी। और 1373 ईस्वी के बाद अगले 2.5 वर्ष तक उसने इस सभा की कोई बैठक आहूत नहीं की। इससे कुलीनों और सामंतों में आक्रोश फैल गया और वे राजा पर इस बात के लिए दबाव डालने लगे कि वह इस सभा की एक आवश्यक बैठक बुलाए जिससे कि परिस्थिति जन्य कानूनों का निर्माण हो सके और नए करों को लगाया जा सके। इसी बीच राजा ने 2.5 वर्ष में चूंकि सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई थी, तो राजा के पास धन खर्च करने का जो कोष था वह भी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और नए धन प्राप्त करने के लिए, राज्य का खर्च चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसके लिए अब सभा की बैठक बुलाना आवश्यक हो गया। 2.5 वर्ष के अंतराल के बाद जब पहली बार कुलीनों और सामंतों की सभा की बैठक बुलाई गई तो उसी बैठक को गुड पार्लियामेंट का नाम दिया गया और इस बैठक की अध्यक्षता की पीटर डी ला मोरे ने। 2.5 वर्ष बाद बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता पीटर डी ला मोरे ने की और उन्होंने पहली बार इन सामंतों की बैठक को संबोधित किया। अतः ब्रिटेन में यह माना जाता है कि जो प्रथम स्पीकर थे पार्लियामेंट के वह पीटर डी ला मोरे थे। पीटर डी ला मोरे ने अपने उस संबोधन में राज दरबार में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा की, हाल में इंग्लैंड की विदेशी युद्धों में हुई पराजयों के कारणों पर चर्चा की, राज दरबार द्वारा खर्च किए गए धन के ब्यौरे को प्रस्तुत करने की मांग की और यह भी कहा कि राजा अपने उस वचन से बंधा हुआ है कि वर्ष में 2 बार कुलीनों और सामंतों की बैठक बुलाई जाएगी और जो भी निर्णय होंगे वह सर्वसम्मति से होंगे और राजा धन खर्च करने के लिए सभा की स्वीकृति जरूर लेगा। डी ला मोरे ने अपने उस प्रथम संबोधन से यह परंपरा या यह अभिसमय स्थापित किया कि जब भी कुलीनों और सामंतों की बैठक वर्ष में बुलाई जाएगी तो उसका एक अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को स्पीकर कहा जाएगा। ब्रिटिश परंपरा में प्रथम स्पीकर होने का श्रेय डी ला मोरे को ही है और उन्होंने पहली बार इस बैठक को संबोधित किया था। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में हुई इस गुड पार्लियामेंट, जिसका नाम इसे गुड पार्लियामेंट इसलिए कहा गया क्योंकि एक लंबे समय के बाद इसकी बैठक को बुलाया गया था और इस बैठक में राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए गए थे और राजा के एक प्रिय व्यक्ति जिसका नाम था विलियम लैटिमेर, उसे उसके पद से हटाया गया, इम्पीच किया गया। विश्व की संवैधानिक व्यवस्थाओं में किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सभा द्वारा, भले ही वह कुलीनों या सामंतों की ही सभा रही हो, पद से अपदस्थ करने का यह प्रथम उदाहरण है। विलियम लैटिमेर पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, शत्रु देश को फायदा पहुंचाया है और ब्रिटिश सेना द्वारा पकड़े गए उन जहाजों को छोड़ दिया है जो ब्रिटेन की संपत्ति हुआ करते थे। उसने घूस लेकर ऐसा काम किया है। इन सारे आरोपों के कारण उसे पद से हटा दिया गया। इसीलिए इस कुलीनों और सामंतों की इस बैठक को, जो कि 28 अप्रैल 1376 को प्रारंभ हुई थी और 10 जुलाई
1376 को समाप्त हुई। इसे गुड पार्लियामेंट का नाम दिया गया। लेकिन ठीक इसी के बाद एडवर्ड तृतीय के कार्यकाल में ही एक और बैठक बुलाई गई जिसे बैड पार्लियामेंट का नाम दिया जाता है। इसकी बैठक 27 जनवरी 1377 से 2 मार्च 1377 तक बुलाई गई और इसमें जॉन ऑफ गाउंड की मुख्य भूमिका थी। जॉन ऑफ गाउंड के दबाव में आकर गुड पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को बदला गया, जिसमें यह फैसला भी शामिल था कि विलियम लैटिमोर को जो पद से हटाया गया है उसे पुनः पद पर बहाल कर दिया जाए। तो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में यह पार्लियामेंट के उद्भव की कहानी है और साथ ही ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में जो संसदीय प्रणाली है उसके प्रथम सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष या स्पीकर के पद के उद्भव की कहानी भी है। अब बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के संरचना की, संगठन की, उसके सदस्यों की योग्यता की, उनके कार्यकाल की आदि। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें प्रथम सदन, जिसे कि निम्न सदन भी कहा जाता है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और यह जनता द्वारा सीधे चुने हुए सदस्यों का सदन है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में जो दूसरा सदन है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इसके सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते, बल्कि वे या तो राजा के द्वारा मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं, या वे वंश परंपरा के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात उनके पूर्वजों ने वंश परंपरा के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता प्राप्त की हुई होती है और वे उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के कुल सदस्यों की संख्या 650 है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों की संख्या 797 है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव पार्टी या रूढ़िवादी दल के लोगों की संख्या ज्यादा होती और ये लोग उन सदस्यों को रिप्रेजेंट करते हैं या इनकी जो मूल भावनाएं होती हैं वह है ब्रिटिश सामंतवादी व्यवस्था या ब्रिटिश अभिजात वर्गीय व्यवस्था के अवशेषों को बहाल रखा जाए, उनमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन न किया जाए। मैंने अभी प्रथम सदन को निम्न सदन कहा और द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा। यह प्रथम सदन और द्वितीय सदन का जो वर्गीकरण किया जाता है संसदीय प्रणाली में, वह इस आधार पर किया जाता है कि सामान्यतः जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का जो सदन होता है उसे प्रथम सदन कहते हैं और जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्तियों का सदन होता है या ऐसे लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते उनसे मिलकर बना हुआ सदन द्वितीय सदन कहा जाता है। लेकिन जो प्रथम सदन है उसे निम्न सदन कहा जाता है और जो द्वितीय सदन है उसे उच्च सदन कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि द्वितीय सदन में बैठा हुआ व्यक्ति भले वह जनता के द्वारा निर्वाचित होकर न आया हो, लेकिन इस बात की अधिक संभावना रहती है कि वह योग्यता में या अपने विवेक में, अपने बुद्धि, ज्ञान, अनुभव में प्रथम सदन के लोगों की तुलना में अधिक अनुभवी होता है। उसका एक उच्च मानसिक और बौद्धिक धरातल होता है और इसीलिए उसे उस सभा में मनोनीत किया जाता है। जबकि प्रथम सदन को निम्न सदन कहने का आशय यह है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रथम सदन में ऐसे लोग भी चुनकर आ सकते हैं जो जनता में लोकप्रिय तो हों, लेकिन उनके बुद्धि, ज्ञान, कौशल और अनुभव का स्तर उतना अच्छा नहीं हो जितना कि उच्च सदन के लोगों का होता है। तो निम्न सदन और उच्च सदन का यह जो भेद है या जो यह संज्ञा दी गई वह केवल इस आधार पर दी गई कि वह सदस्यों की योग्यता को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में संसद का सदस्य बनने के लिए जो आयु निर्धारित है वह है 18 वर्ष। साथ ही यह भी प्रतिबंध है कि जो व्यक्ति संसद
का चुनाव लड़ रहा है वह पागल या दिवालिया न हो, वह लाभ के पद पर न हो और किसी गंभीर अपराध के लिए उसे दोषी न ठहराया गया हो। अब बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्यकाल की। सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन्स का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। वह अब सामान्य निर्वाचन के उपरांत जिस दिन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से उसका कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है और उस शपथ ग्रहण वाले दिन से लेकर अगले 5 वर्ष तक वह अस्तित्व में बनी रहती है। लेकिन इसके पूर्व भी हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन किया जा सकता है। यदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री राजा को यह परामर्श दे कि हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन करके नए चुनाव कराए जाएं, नए आम चुनाव कराए जाएं और उसकी इस मांग को राजा स्वीकार कर लेता है, तो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन हो जाएगा और इसका सीधा अर्थ आम चुनावों की घोषणा से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान कार्यपालिका है, उसने व्यवस्थापिका में अपना बहुमत खो दिया है। यदि ऐसा होता है तो भी इसका अर्थ होगा हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन और नए चुनावों की घोषणा, और यह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी हो सकता है। इसीलिए संसदीय प्रणाली का आधार बहुमत है और बहुमत न होने की स्थिति में सरकार चली जाएगी और उसके स्थान पर नई सरकार चुनने के लिए आम चुनाव आवश्यक हो जाएंगे। अतः यह माना जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी अनेक परिस्थितियों में उसे विघटित किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल अविश्वास के प्रस्ताव पर जो बहस हो उसमें बहुमत का समर्थन प्राप्त न कर सके। ऐसा भी हो सकता है कि जो धन विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिसे अनिवार्य रूप से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत किया जाता है, वह धन विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित न हो पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट पर विरोधी पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कटौती का प्रस्ताव लाया है और वह कटौती का प्रस्ताव पारित हो जाए। इन सारी दशाओं में मंत्रिमंडल को अपना पद छोड़ना होगा और इसका सीधा अर्थ हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन होगा और नए चुनावों की घोषणा होगी, और यह कभी भी 5 वर्ष के पहले हो सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि संसदीय प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह केवल तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि बहुमत का उसे समर्थन प्राप्त है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्य को संचालित करने वाले स्पीकर की। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में स्पीकर का बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान है। उसका कार्य सदन में विधेयकों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना, विधेयकों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन संपन्न कराना, विधेयकों पर गंभीर विचार विमर्श करने के लिए सदस्यों को प्रेरित करना, विधेयकों पर होने वाले वाद विवाद को अनुशासित बनाए रखना, विधेयकों पर वाद विवाद जब पूर्ण हो जाए तो विधेयक को पारित होने के लिए सदस्यों के बीच मतदान कराया जाए। स्पीकर का यह भी काम है कि हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित होने के बाद विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भिजवाना, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास होकर यदि कोई विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में आया है तो उस विधेयक को पारित कराना, या उस विधेयक के प्रति हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की भावनाओं से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अवगत कराना। स्पीकर का यह भी काम है कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई सदस्य अनुशासित व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसे सदन से बाहर कर दे। यह सारे काम स्पीकर के हैं। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में स्पीकर के पद को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका उदाहरण मात्र यही है कि स्पीकर जब अगले आम चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होता है तो सामान्यतः विपक्षी दल उसके विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते और सामान्यतः वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है।
यद्यपि ब्रिटेन के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ कि स्पीकर के विरुद्ध विरोधी पार्टी ने उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन दोनों ही बार वे उम्मीदवार हार गए। तब से यह परंपरा या अभिसमय बन गया है ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में कि स्पीकर के विरुद्ध उम्मीदवारों को विरोधी दल खड़ा नहीं करते, उसका निर्वाचन निर्विरोध होता है। वह इतना सम्मान का पात्र है कि सामान्यतः स्पीकर के एक आदेश से पूरे सदन में शांति छा जाती है और स्पीकर ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में हाउस ऑफ कॉमन्स और मंत्रिमंडल के बीच की एक कड़ी बन जाता है। स्पीकर सदन के संपूर्ण कार्य को संचालित करने, सदन की समितियों को नियमित, नियंत्रित और अनुशासित रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, जिसका सम्मान एक लंबे समय से बना हुआ है और उसका सम्मान भी ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में एक अभिसमय बन चुका है।